हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के स्पेशल वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो फाइटर एयरक्राफ्ट को। दोनों के दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर रहे हैं। एक इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है तो दूसरा इंडियन एयरफोर्स का सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Su-30 MKI की और Dassault रफाल की। तो आज का जो कंपैरिजन वीडियो होने वाला है इसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला एयर टू एयर कॉम्बैट, दूसरा एयर टू सरफेस कॉम्बैट। तो एयर टू एयर कॉम्बैट में भी हम चीज़ों को दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज, दूसरा विद इन विजुअल रेंज। तो जब हम इन पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे तो इनमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे और इसी के अंतर्गत हम पूरे एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एयर टू एयर कॉम्बैट से, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ये विजुअल रेंज के बाहर की लड़ाइयाँ होती हैं। इन्हें BVR भी कहा जाता है। तो इस कॉम्बैट में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है और उसी के सराउंडेड मिसाइल के साथ साथ एयरक्राफ्ट की एबिलिटी BVR कॉम्बैट में विनर को डिसाइड करती है। बेसिकली इसमें एवियोनिक्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो एवियोनिक्स और एंड्योरेंस को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। Su-30 MKI में यूज होने वाला फायर कंट्रोल रडार एक PESA रडार है जिसे NO11M बार्स कहा जाता है। तो ये एक पैसिव रडार है, काफी पावरफुल है और कहा यह जाता है कि यहाँ पर जो ट्रैकिंग रेंज है ये अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास की मिल जाती है बड़े एयरक्राफ्ट के लिए, और 150 से 200 किलोमीटर के बीच में फाइटर साइज ऑब्जेक्ट के लिए ये टारगेट को ट्रैक कर सकता है। तो इस रडार की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगेंस्ट काम करने की क्षमता है वो डिसेंट है, पर AESA जितनी नहीं है। तो NO11M बार्स रडार एक बार में 15 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उसमें से 4 को एक बार में एंगेज कर सकता है। वहीं पर रफाल के रडार की बात करें तो रफाल द्वारा पहले RBE-2 का PESA वर्जन यूज किया जाता था जिसको बाद में AESA से रिप्लेस कर दिया गया और करीबन 838 गैलियम आर्सेनाइड TR मॉडल्स के साथ इसका रडार आता है। और यहाँ पर भी फाइटर साइज ऑब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम रेंज 150 से 200 किलोमीटर के अराउंड की मिलती है, पर यहाँ पर आपको जैम रेजिस्टेंस ज्यादा बेटर मिलेगा और एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग भी ज्यादा बेटर मिलेगी। तो कंपैरेटिवली रफाल का रडार ज्यादा बेटर है। कहा यह जाता है कि ये एक बार में 40 के ऊपर टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 4 से 8 के बीच में एक ही बार में टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। तो यहाँ पर रफाल का रडार बेटर है और पहले एनिमी को देखेगा। दूसरा जो यहाँ पर फैक्टर है ये सिचुएशनल अवेयरनेस है जो कि एनिमी को ट्रैक करने में बियॉन्ड विजुअल रेंज में मदद करती है। साथ ही साथ अगर मिसाइल लॉन्च होती है तो उसका पता लगाने में भी पहले मदद करती है। तो दोनों ही एयरक्राफ्ट में डेटा लिंक दिया गया है। बाकी बात करें सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट की तो Su-30 MKI में करंट कॉन्फ़िगरेशन में रडार वार्निंग रिसीवर है जो कि DRDO तरंग है। यहाँ पर कोई भी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम नहीं दिया गया है, साथ में कोई भी लेजर वार्निंग सिस्टम नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पर कोई इनबिल्ट जैमर भी नहीं है। तो यहाँ पर जैमिंग के लिए एक्सटर्नल पॉड लगाए जाते हैं जो कि इजरायली हो सकते हैं, ELM-822 या फिर रशियन हो सकते हैं जिसके अंतर्गत SAP 518 या फिर SAP 14 जैमर्स को लगाया जा सकता है। बात करें रफाल की तो रफाल में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है जो कि इंक्लूड करता है रडार वार्निंग रिसीवर को, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को और लेजर वार्निंग सिस्टम्स को। साथ में स्पेक्ट्रा के अंतर्गत इसमें इनबिल्ट जैमर्स भी दिए गए हैं। तो ओवरऑल जो एवियोनिक स्वीट है ये आपको रफाल का काफी ज्यादा बेहतर मिलेगा प्रोटेक्शन के मामले में भी Su-30 MKI से। बाकी दोनों ही प्लेटफॉर्म में इजरायली X-Guard टोड डिकॉय को इंक्लूड कर दिया गया है जिसकी वजह से जो BVR मिसाइल है इसके अगेंस्ट में एक प्रॉपर डिफेंस मिल जाता है। तो रडार के बाद एवियोनिक्स में भी रफाल Su-30 MKI से आगे है। अब बात करते हैं रडार क्रॉस सेक्शन की जो अगेन बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि फाइटर साइज ऑब्जेक्ट के लिए दोनों के रडार अप्रोक्सीमेटली सेम रेंज देते हैं। रफाल की थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन एनिमी का डिटेक्शन उसके रडार क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा रडार क्रॉस सेक्शन होगा उतना जल्दी एनिमी का एयरक्राफ्ट पकड़ा जाएगा। इस केस में Su-30 MKI का जो RCS है ये 4 से 20 मीटर स्क्वायर्स का बताया जाता है। वहीं पर रफाल का जो फ्रंटल RCS है ये अराउंड 1 मीटर स्क्वायर का बताया जाता है। अगेन Su-30 MKI से काफी कम है तो ये बाद में डिटेक्ट भी होगा। तो यहाँ पर अगेन विनर रफाल है। तो अब बात करते हैं इनकी एंड्योरेंस की। तो Su-30 MKI बिना रिफ्यूलिंग के 2000 से 2500 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज दे सकता है। वहीं पर रफाल इससे छोटा होने के बावजूद 2000 किलोमीटर के अराउंड की कॉम्बैट रेंज दे सकता है ऑप्टिमम पेलोड के साथ।
तो रफाल साइज में छोटा होने के बावजूद डेल्टा विंग डिजाइन है, ज्यादा फ्यूल कैरी करता है, साथ ही साथ इसके इंजन भी काफी एफिशिएंट है और सुपर क्रूज की एबिलिटी देते हैं, जिसकी वजह से बिना आफ्टर बर्नर को यूज किए हुए ये मैक 1.4 की स्पीड को भी अचीव कर सकता है। तो इसका एंड्योरेंस साइज छोटा होने के बावजूद काफी डिसेंट है। यहाँ पर विनर Su-30 MKI जरूर है, पर रफाल साइज के हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अब बात करते हैं पैसिव ट्रैकिंग की। तो दोनों ही एयरक्राफ्ट पैसिव ट्रैकिंग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स दोनों ही एयरक्राफ्ट में लगे हैं। तो ये स्टेल्थ टारगेट्स को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। तो Su-30 MKI में जो EO सेंसर लगा है इसे OLS-30 कहा जाता है, जिसकी मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज 90 किलोमीटर की बताई जाती है। तो इस OLS-30 में लेजर डेजिग्नेटर भी है, जो कि 3.5 किलोमीटर की रेंज में काम करता है। बात करें रफाल की, तो रफाल द्वारा OSF यानी कि ऑप्ट्रॉनिक सिक्योर फ्रंटल यूज किया जाता है, जो कि 100 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर जो रफाल का OSF है ये थोड़ा बेटर है Su-30 MKI के OLS-30 से। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेपन्स की, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में यूज किए जाएंगे। तो Su-30 MKI द्वारा डिफरेंट एयर टू एयर मिसाइल्स यूज करी जाती हैं, जिसमें R-27 सीरीज की मिसाइल्स हैं, R-77 है और फिर अस्त्र मार्क 1 है। तो जो R-27 की ER और ET मिसाइल्स हैं, इसमें जो ET है ये इंफ्रारेड होमिंग वाली मिसाइल है और मैक्सिमम 80 से 120 किलोमीटर की रेंज देती है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये रडार को यूज नहीं करती है, अपने खुद के IR सेंसर को यूज करती है, तो एनिमी एयरक्राफ्ट को रडार वार्निंग नहीं आती है। पर रफाल अगर इसके अगेंस्ट में होगा तो उसके पास मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, जो कि इस मिसाइल को डिटेक्ट कर लेगा। बात करें R-27 ER की, तो ये भी 120 से 130 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देती है और यहाँ पर सेमी एक्टिव गाइडेंस को यूज़ किया जाता है। तो ये ज़्यादा रेंज तो देती है, पर एक बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर यह है कि एनिमी पर एयरक्राफ्ट की नोज को तब तक पॉइंट करना पड़ेगा जब तक मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर जाती, जो कि फायर करने वाले एयरक्राफ्ट को एक डिसएडवांटेज की पोजीशन में डाल देता है। वहीं पर बात करें R-77 मिसाइल की, तो यहाँ पर मैक्सिमम रेंज आपको 110 किलोमीटर के आसपास की मिलती है और सिमिलर रेंज आपको अस्त्र मार्क 1 मिसाइल से भी मिलती है। इसके कंपैरिजन में बात करें रफाल की, तो रफाल द्वारा बियॉन्ड विजुअल रेंज में मीका मिसाइल यूज़ करी जाती है, जो कि 70 से 80 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज में टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। वहीं पर जो दूसरी मिसाइल यूज़ करी जाती है ये मीटियोर मिसाइल है, यहाँ पर मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर की बताई जाती है। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज में स्ट्राइक करने की जो कैपेबिलिटी है ये रफाल के पास Su-30 MKI से बेटर है। पर अगर कॉम्बैट मीडियम रेंज में होता है, जहां पर रफाल R-27 की रेंज में आ जाता है, तो मुकाबला कड़ा होगा। बाकी बात करें मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की, तो Su-30 MKI 12 हार्ड पॉइंट के साथ आता है और मैक्सिमम 8000 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी मिसाइल्स बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैरी करी जा सकती हैं एक ही बार में। कंपेयर करें रफाल से, तो रफाल के पास 2 एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट है, यानी कि 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। अगेन यहाँ पर भी अच्छी खासी एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करी जा सकती हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे एडवांटेज रफाल को है। तो अगर हम बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट को कंक्लूड करें, रफाल इजीली Su-30 MKI पर एक बड़ा एज पाता है। तो अब बात करते हैं विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट की, जहाँ पर एयरक्राफ्ट की मनोवरेबिलिटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, साथ ही साथ अपनी एनर्जी को सस्टेन करना भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस परफॉर्मेंस को समझने के लिए, लेकिन उससे पहले इन टर्म्स को हम आपको समझा देंगे ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो एयरक्राफ्ट में जो इंजन होते हैं ये पावर को प्रोड्यूस करते हैं, जिस पर एयरक्राफ्ट की एनर्जी डिपेंडेंट होती है। तो जब हम एयरक्राफ्ट की एनर्जी की बात करते हैं तो ये कंबाइंड पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फाइटर के मास पर और इसकी स्पीड पर। वहीं पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये डिपेंड करती है एयरक्राफ्ट के मास पर, उस पर लगने वाली ग्रेविटी पर और एल्टीट्यूड पर। तो एयरक्राफ्ट की टोटल एनर्जी जो है ये विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पर ग्रेविटी को चेंज नहीं कर सकते हम, एयरक्राफ्ट के मास को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एयरक्राफ्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके एल्टीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। तो अगर दो सेम जहाज हैं तो दोनों का मास सेम होगा। तो अगर दोनों डिफरेंट एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे हैं, एक हायर एल्टीट्यूड पर है, एक लोअर एल्टीट्यूड पर है, लेकिन लोअर एल्टीट्यूड वाले की जो स्पीड है ये ज़्यादा है और जो हायर एल्टीट्यूड पर है उसकी स्पीड कम है, तो दोनों की एनर्जी सेम हो सकती है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आपको ज़्यादा पावर चाहिए। एयरक्राफ्ट जितना हैवी होगा उतना ज़्यादा पावर आपको लगेगी स्पीड बढ़ाने में और अल्टीमेटली एनर्जी बढ़ाने में।
तो भारी एयरक्राफ्ट जो होते हैं इनको डॉग फाइट्स के लिए ज्यादा ऑप्टिमम नहीं माना जाता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि Su-30 MKI रफाल के कंपैरिजन में हैवी फाइटर है, तो Su-30 MKI को एनर्जी सस्टेन करने में परेशानी होगी रफाल के कंपैरिजन में। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है और वो ये है कि रफाल एक डेल्टा विंग डिजाइन है, जिसकी वजह से वहां पर ड्रैग बढ़ जाता है और ये चीज अगेन एनर्जी को सस्टेन कराने में परेशानी देती है और यहाँ पर भी ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तरीके से चीजें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बैलेंस आउट हो जाती हैं। बाकी मनोरेबिलिटी को जज करने के लिए 3 और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पहला इंस्टेंटेनियस टर्न रेट, दूसरा सस्टेन टर्न रेट और तीसरा एंगल ऑफ अटैक। तो जो इंस्टेंटेनियस टर्न रेट होता है ये एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम टर्न करने की एबिलिटी होती है गिवन टाइम में, और ये जनरली डेल्टा विंग की ज्यादा होती है, लेकिन एनर्जी भी उसी के हिसाब से डेल्टा विंग लूज करता है। वहीं पर सस्टेन टर्निंग की जो एबिलिटी है ये एयरक्राफ्ट अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हुए कितना डिग्री पर सेकेंड टर्न कर सकता है इससे डिफाइन करी जाती है। तो जो कन्वेंशनल विंग एयरक्राफ्ट होते हैं इनका जनरली सस्टेन टर्न रेट बेटर होता है क्योंकि डेल्टा विंग के कंपैरिजन में ड्रैग कम होता है। वहीं पर एंगल ऑफ अटैक की बात करें तो ये फ्लाइट पाथ वेक्टर और एयरक्राफ्ट की नोज के बीच में जो एंगल होता है उसे कहा जाता है। तो जितना ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक होगा उतनी बेटर नोज अथॉरिटी होगी और डॉग फाइट्स में ये उतना ही हेल्प करेगा। तो अब इन्हीं फैक्टर्स पर हम एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो Su-30 MKI का जो एंगल ऑफ अटैक है ये एक्चुअली काफ़ी एक्सट्रीम है क्योंकि ये थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को यूज़ करता है, तो ये कंप्लीट 180 डिग्री भी पीछे मुड़ सकता है। वहीं पर रफाल की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ अटैक है ये 90 से 100 डिग्रीज का मिलता है, जो कि ग्रिपेन और यूरोफाइटर टाइफून से भी बेटर है। तो भले ही Su-30 MKI का यहाँ पर एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा बेटर हो, बट रफाल ये एंगल ऑफ अटैक ज़्यादा एनर्जी को सस्टेन करके अचीव कर सकता है। बाकी बात करें इंस्टेंटेनियस टर्न रेट की, तो रफाल का इंस्टेंटेनियस टर्न रेट 34.5 डिग्रीज पर सेकेंड के अराउंड का बताया जाता है। वहीं पर Su-30 MKI का जो इंस्टेंटेनियस टर्न रेट है ये थ्रस्ट वेक्टरिंग को यूज़ करते हुए 35 डिग्रीज पर सेकेंड के अराउंड का पहुंच सकता है। वहीं पर सस्टेन टर्न रेट की बात करें तो रफाल का जो सस्टेन टर्न रेट है ये अराउंड 27.3 डिग्रीज पर सेकेंड का है। वहीं पर Su-30 MKI का ये 25 डिग्रीज पर सेकेंड के अराउंड का बताया जाता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जनरली जो सस्टेन्ड परफॉर्मेंस होती है ये डेल्टा विंग की इतनी अच्छी नहीं होती, पर यहाँ पर Su-30 MKI से बेटर सस्टेन टर्न रेट बताया जा रहा है, जो कि इसके बेहतरीन एरोडायनामिक डिज़ाइन और फ्लाइट कंट्रोल्स की देन है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये कई फोरम्स से निकाला गया है और रियलिटी के क्लोज हो सकता है। बाकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो ऑप्टिमम पेलोड के साथ Su-30 MKI का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये 1.04 का है। तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो एयरक्राफ्ट की एनर्जी बताने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वहीं पर बात करें रफाल की, तो यहाँ पर जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ऑप्टिमम पेलोड के साथ ये 0.98 का आता है, यानी कि Su-30 MKI का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये बेटर है, लेकिन रफाल का डिज़ाइन थोड़ा सा बेटर है, तो कंपेरेटिवली ड्रैग यहाँ पर ज़्यादा बेटर कंट्रोल किया गया है, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। पर Su-30 MKI को डेफिनेटली थ्रस्ट टू वेट रेशियो में एज है। अब आते हैं विद इन विजुअल रेंज वेपन्स पर, तो Su-30 MKI द्वारा R-73 मिसाइल को यूज़ किया जाता है, जिसके पुराने वर्जन अराउंड 45 डिग्रीज की ऑफ पोर साइड देते हैं और 30 किलोमीटर के अराउंड की मैक्सिमम रेंज देते हैं। तो Su-30 MKI में भी हेलमेट माउंटेड साइट को दिया गया है, जो कि ऑफ पोर शॉट्स को लेने में हेल्प करती है। वहीं पर रफाल की बात करें तो रफाल द्वारा मीका IR को यूज़ किया जाता है, जो कि 60 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देती है और 75 डिग्रीज के आसपास की ऑफ पोर शॉट्स लेने की कैपेबिलिटी देती है। और रफाल में भी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले दिया गया है, तो उसको यूज़ करके ऑफ पोर शॉट्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं। तो इस मामले में रफाल को एडवांटेज मिलता है, लेकिन Su-30 MKI से भी मीका मिसाइल को टच करके देखा गया है, तो मामला यहाँ पर बराबर हो जाता है। बाकी बात करें गन्स की, तो दोनों ही 30 मिलीमीटर गन्स के साथ आती हैं। रफाल में 125 बुलेट्स आती हैं, वहीं पर Su-30 MKI में 150 बुलेट्स आती हैं। तो अगर यहाँ पर हम विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट को कंक्लूड करें तो चीज़ें न्यूट्रल होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ जगह रफाल को एडवांटेज है, कुछ जगह Su-30 MKI को एडवांटेज है। तो यहाँ पर पायलट पे चीज़ें डिपेंड करेंगी कि डॉग फाइट कैसे एंड होती है। तो यहाँ पर हम विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट को टाई घोषित करते हैं। तो एयर टू एयर कॉम्बैट में बियॉन्ड विजुअल रेंज में जो रफाल है ये कम्प्लीटली डोमिनेट करता है Su-30 MKI को। वहीं पर जो विद इन विजुअल रेंज में मामला है ये थोड़ा शेडी रहेगा और पायलट की एबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट किसको डोमिनेट करता है।
बाकी एयर टू सरफेस कॉम्बैट को हम पार्ट 2 के लिए रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेपन्स को विस्तार से डिस्कस करना पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।